नमस्कार बच्चों, आज हम मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हमारा हुआ है क्लास 7th का उसको हम सोल्व करेंगे। जैसा कि हमने बच्चों को बोला था कि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि संस्कृत विषय में आपको पता है सबसे आसान पेपर होता है और जो कंप्लीट आंसर हैं ज़्यादातर वो हमारे प्रश्न पत्र में ही होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे प्रश्न को समझने में, उसका उत्तर करने में गलतियाँ कर जाते हैं, जिससे कि नंबर कटते हैं। कई बार तो इतना हो जाता है कि बच्चे एक तरह से मतलब क्वेश्चन ना आने पर भी उसको अटैम्प्ट करके कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स तो ले लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा समझ लें, अच्छे से कर लें, तो हम उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्योंकि संस्कृत में आपको पता है कि अगर हम चाहें तो 60 में से 60 नंबर भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर कहीं ना कहीं ज़्यादातर हमारे आंसर्स वहीं होते हैं, हमें पैराग्राफ में से करने होते हैं या मंजूषा में से करने होते हैं। तो इस तरह से सभी ध्यान दें। सबसे पहले हमें ये पेपर के बारे में, जैसे आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग में कि हमारे किस किस पार्ट में कितने कितने अंक का होता है, तो हमारे 4 भाग हैं इसमें। सबसे पहले में हमारे 8 अंक, फिर 12 अंक, फिर 18 अंक और फिर 22 अंक का होता है। इस तरह से तो कुल 60 अंक का और 3 ढाई घंटे की परीक्षा होती है हमारी। तो हम सबसे पहले प्रश्न समझें, क्योंकि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो छठी है, चाहे 7वीं है, चाहे 8वीं है, उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न सेम ही होता है। और उसमें अगर हम एक बार प्रश्न को समझ जाएं तो हम उसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं, हम उसको आसानी से देख सकते हैं कि हम कोई भी उसमें आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए ही हम इस प्रश्न के आंसर लेकर आए हैं, जिससे कि बच्चे उसको समझ सके। फाइनल एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रश्न पत्र को देख लें, जिससे कि आपका फाइनल एग्जाम अच्छे से हो। तो सबसे पहले जैसे हमारा शुरू होता है अपठित अवबोधनम। इसमें हमारा ये 8 अंक का होगा अपठित अवबोधन। इसमें हम सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम आंसर देखते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ, अधोलिखितम, यानी जो नीचे लिखा हुआ गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, दिए हुए प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। तो जैसे प्रातः कालस्य दृश्यम अतीव सुंदरम आसीत। देखो यहाँ पर हमें हर एक की मीनिंग ना पता हो तब भी हम उसके आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सीधा आसान ही लिखा हुआ है। प्रातः कालस्य, जो प्रातः काल सुबह होता है, उसका जो दृश्य है अतीव सुंदर होता है। अस्मिन समय, इस समय में, नभ है, नभ क्या होता है, आकाश। सुवर्ण किरणई, सुवर्ण सोने जैसी किरणों के समान, क्योंकि उस समय पूरा लालिमा होती है पूरे उस पर। पूर्णम भवती, भरा हुआ होता है। एवं इस प्रकार दृश्य से दिखाई देता है कि यत ईश्वर है, कि ईश्वर जो है आकाश से, आकाश में, सुवर्णम विकीर्णमान, की सुवर्ण को उसने फैला दिया हो। तस्मिन समय, उस समय में, बहवह पक्षिण, बहुत से पक्षी, सर्वान मधुस्वर ही प्रबोधयंती, सभी को मधुस्वर के साथ प्रबोधित करते हैं। अस्मिन समय, इस समय में, शीतल है, मंदम च वायु प्रवहती, ठंडी और मंद जो है, धीमी धीमी वायु जो है वो बहती है, चलती है। एतादृशे वातावरण, ऐसे वातावरण में, भ्रमणम, भ्रमण करना, व्यायाम च, और व्यायाम करना, शरीराय लाभप्रद भवति, शरीर के लिए लाभप्रद होता है, लाभदायक होता है। प्रातः काले प्रफुल्लिता नाम पुष्पाणाम, प्रातः काले जो खिले हुए पुष्प होते हैं, फूल, पुष्प क्या होते हैं, फूल। सौंदर्यम, सौंदर्य, दृष्टवा मैंने देखकर, मन है प्रसन्न भवती, मन प्रसन्न होता है। प्रातः काले यह भ्रमणम करोति, सुबह जो भ्रमण करता है, स पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्तिप्रद भवती, वह पूरे दिन के लिए स्फूर्तिप्रद होता है। देखो मैंने आपको कहा कि आपको इसको अच्छे से हिंदी ना भी समझ में आए, लेकिन फिर भी आप इसके आंसर कर सकते हैं। अब जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले कस्य, सबसे पहले हमें किम का शब्द रूप जो हमने बार बार बच्चों को बोला है वो होना चाहिए याद। अगर हमें वो याद है तो हम आसानी से हो जाएंगे हमारे आंसर। जैसे कस्य का अगर हमें मीनिंग पता है तो कस्य का मीनिंग क्या होगा हमारा, किसका, क्या होगा, किसका। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा आसान हो गया तभी। किसका दृश्य अति बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, किसका दृश्य होता है, हमने उसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें पता है किसका दृश्य सुंदर होता है, प्रातः कालस्य। केवल हमें यहाँ एक पद में उत्तर देना होता है और एक ही पद में हमारा आंसर आ जाता है। किसका, देखो यहाँ पर हमें इसका मीनिंग समझा, किसका, किसका दृश्य सुंदर होता है, प्रातः काल का, प्रातः काल। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रातः कालस्य। प्रातः कालस्य समय, प्रातः काल के समय, किम, किम, देखो यहाँ पर क्या हो गया, किम, किम का मीनिंग क्या होता है, क्या, क्या सुवर्ण किरण ही पूर्णम भवती, सुवर्ण की जैसी किरणों से भरा हुआ होता है। क्या होता है सुबह सुवर्ण किरणों से भरा हुआ, आपने पढ़ा था वहाँ पर, क्या होता है, नभ है, क्या होता है वहाँ पर, नभ है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, नभ है। देखो अगर हमें थोड़ा सा भी हमें अगर पता है, हमें आंसर दोबारा पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं, फटाफट हमारे आंसर आएंगे। कह आकाशे सुवर्णम विकीर्णवान, कह, कह का मीनिंग क्या होता है, कौन,
कौन आकाश में सुवर्ण किरणों को विकिरणवान फैलाता है, बिखेरता है? कौन बिखेरता है? उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें याद था कि जो शिव ईश्वर है वो पूरे आकाश में सुवर्ण किरणों को बिखेरता है। तो यहाँ पर ईश्वर है, हमें देखने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तब भी तो हमारा आंसर यहाँ पर ये रहा, ईश्वर है आकाशे सुवर्णम विकिरणवान। कस्मिन समय शीतल है मंदम च वायु प्रवहति। कस्मिन, कस्मिन का होता है हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन। किस में, यानी कि किस समय में, समय भी आगे लिखा हुआ है, कस्मिन समय, किस समय में शीतल है मंदम च, शीतल ठंडी और धीमी वायु बहती है। देखो हमें देखने पता भी नहीं है हमें कि भैया हमें क्या क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता है यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है बार बार, तो वो किसका हो रहा है? प्रातःकाल का। कब होती है ठंडी और मंद वायु? सुबह होती है, प्रातःकाल होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रातःकाल है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें आंसर देखें भी अगर हम, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, अस्मिन समय, इस समय में, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जो हमारे संज्ञा सर्वनाम होते हैं, जैसे यहाँ पर जो एक अस्मिन है इसको माने ये सर्वनाम प्रयोग किया यहाँ पर, तो इस समय में, यानी कि किस समय में? प्रातःकाल। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? प्रातःकाल। तो यहाँ पर हमारा इसका भी आंसर क्या होगा? प्रातःकाल। किस समय में ठंडी और धीमी वायु बहती है? प्रातःकाल। अगला है कदा प्रफुल्लितानां पुष्पाणाम सौंदर्यम दृष्ट्वा मनः प्रसन्न भवति। कदा, कदा का मीनिंग क्या होता है? देखो जब हम प्रश्न करवाते हैं तो हमेशा इन्हीं को बार बार देखते हैं। कदा का मीनिंग क्या होता है? कब। क्या होगा? कब। कब प्रफुल्लितानां पुष्पाणाम, जो पुष्पों का सौंदर्य जो है मन को अच्छा लगता है, कब लगता है? प्रातःकाल। तो ये भी हमारा आसान हो गया। हमें कदा देखते ही और हमें पता भी हम किसके बारे में पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो एक ही में हमारे सारे आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हम कदा के स्थान पर प्रातःकाल लिख देंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखना है, उसके बाद ये पूरी लाइन हम लिख देंगे कदा। जहाँ पर भी कदा, कुत्र, किम, कस्य ये आएंगे, इसके स्थान पर हमें आंसर लिखना होता है, और बाकी लाइन हम ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। अगला है कह पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्तिप्रदः भवति। कह, कौन पूरे दिन के लिए स्फूर्तिप्रद होता है? स्फूर्ति किसमें होती है पूरे दिन के लिए? किसके बारे में हम किस सुबह पूरा दिन किसके अंदर फुर्ती रहेगी? जो सुबह भ्रमण करता है, जो सुबह सुबह घूमता है। ये हमारी लास्ट प्रातःकाले यह भ्रमणम करोति स पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्तिप्रदः भवति। पूरे दिन के लिए उसके अंदर स्फूर्ति होती है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन हमारा आंसर हो जाएगी कि जो भ्रमण करता है सुबह सुबह उसके पूरे दिन में स्फूर्ति। क्योंकि देखो अगर हम अच्छे सुबह घूमने जाते हैं तो पूरा दिन हमें एक एनर्जी जो हमारी होती है वो हाई लगती है, क्योंकि हमें एक अच्छा फील होता है। अगर हम वही 8-9 बजे उठ रहे हैं उसके बाद हमें पूरा दिन सुस्ती रहेगी हमारे उसमें। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, जिससे हमारे शरीर में स्फूर्ति रहे। और प्रश्न जो है हमारा तीसरा, यहाँ पर हमारे यथा निर्देशम प्रश्न देवम, 2 प्रश्न हमें करने होते हैं किन में से, लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरे प्रश्नों के आंसर बताएं जिससे आप समझ सको। सह पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्तिप्रदः भवति। वह पूरा दिन के लिए स्फूर्तिप्रद होता है। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या होता है? कर्ता, कर्ता पद, यानी कि इस वाक्य में कर्ता कौन है? जो हमने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान ये सब किए हैं, तो ज़्यादातर कर्ता और क्रियापद पूछे जाते हैं। तो कर्ता क्या होता है? उसको करने वाला। और सबसे पहले क्या होता है हमारा असल ज़्यादातर जो वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो कर्ता हमारा सबसे पहले ही होता है। तो पहले कर्ता होता है, फिर हमारा अगर कर्म है तो कर्म होगा, फिर हमारी अंतिम में क्या होगी? हमारी क्रिया होगी। ज़्यादातर हमारे वाक्य निर्माण ऐसे होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या है? स। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स। वह यानी कि इसका पूरी उसका वाक्य का कर्ता कौन है? इसका स। प्रातःकाले यह भ्रमणम करोति। प्रातःकाल यह भ्रमणम करोति अत्र क्रियापदम, मैंने वही कहा था आपको, कर्ता और क्रिया पूछे जाते हैं। तो कर्तृपद हो गया, क्रियापद हो गया। क्रियापद मैंने क्या बताया था आपको? सबसे अंत में होता है। अगर इस तरीके से भी हम पहचाने तो हमारा ये क्रियापद हो गया यहाँ पर करोति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया करोति। लेकिन जैसे हमें करोति, पठती, लिखती जो हमारी धातु होती हैं वो हमारे क्रियापद होते हैं, तो उसको हमें पहचानना चाहिए कि यहाँ पर क्रियापद क्या है। अस्मिन समय, इस समय में शीतल और ठंडी, शीतल जो ठंडी वायु और धीमी वायु बहती है। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय हमने किए हुए हैं, शनै, शनई, च। तो इस तरह से जो होते हैं हमारे, जो हमने कई बार अपि, ये सब क्या है? हमारे अव्यय हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन सा है। सबसे पहले तो हम यहीं पे देख लेंगे, यहाँ पर च हमें अव्यय मिल गया। ऑप्शन क्या है? समय। देखो समय अव्यय नहीं होता,
हमने पढ़ा है वायु भी अव्यय नहीं होता, लेकिन च जो है वो अव्यय होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ऑप्शन हो जाएगा च यहाँ पर अव्यय है। और इस देखो सबसे आसान प्रश्न क्या होता है, ये देखिए सबसे आसान प्रश्न 1 नंबर का, और इसमें भी ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं। तो उसके लिए तो क्या सॉल्यूशन होगा, आप देखो इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है। हमने एक ही आपको उस पैराग्राफ के लिए समझाया है कि कभी भी हम उसका शीर्षक करेंगे तो शीर्षक क्या होता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल, जैसे हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं हम, उसका छोटा सा नाम होता है एक। हमने कोई भी, अगर हमारे दिमाग में कोई भी मूवी, आपके मूवी तो वैसे एक बार बोलते कई दिमाग में आ गई होंगी आप सभी के, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वो 3 घंटे की उसकी पूरी स्टोरी होती है, लेकिन उसमें से नाम एक छोटा सा होता है उसका, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, शीर्षक होता है, टाइटल होता है उसका। तो इसके बारे में शीर्षक हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं होती कुछ। अगर हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर, जैसे हमें पता है प्रातःकाल, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रातःकाल के, तो प्रातःकाल हमारा शीर्षक हो गया। तो यहाँ पर शीर्षक क्या बन गया हमारा, प्रातःकाल, जिसके बारे में हमने पूरे पैराग्राफ में पढ़ा है उसमें से कुछ भी। और ज़रूरी नहीं है सब बच्चों का एक आए, कोई इसका प्रातःकाल भ्रमण भी लिख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें ये आपके 2 से 3 शब्दों में आ जाए। अगर आपने पूरी लाइन आपके शीर्षक में भर दी, इसका मतलब वो गलत है, ठीक है। कोशिश करें आधी लाइन से कम में ही आपका ये आ जाए, 2 से 3 शब्दों में। और एक में आ जाए तो बहुत अच्छी वजह से हमने प्रातःकाल बोल दिया तो प्रातःकाल इसका शीर्षक हो गया। तो 1 नंबर का उत्तर सबसे आसान होता है। और ये प्रश्न जो है हमारा मंजूषा को देखकर हमें वाक्य बनाने होते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और जैसे वैसे बच्चों को बता रखा है कि अस्मिन हम इसमें लिखें तो कैसे, भाई इस चित्र में क्या क्या है, पुष्पाणी है, बालका है, बालिका है, दोला है इस चित्र में। तो इस तरह से हम उसको वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए हम एक पूरा एक इसके लिए 5-10 मिनट की अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर कक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो 6ठी हो, 7वीं हो, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगला प्रश्न जो होता है हमारा, देखो इसमें हमें आपस में मिलान करना होता है। जो हमने सबसे पहले चैनल पर वीडियो डाल रखा है हमने कि सै के साथ में पढ़ती आएगा, तऊ के साथ में पढ़ता आएगा। अगर हमें वो सब याद हैं तो जैसे अगर हमें पता है अहम के साथ में पठामी आएगा, तो अहम के साथ में क्रीडामी, ये गच्छामी आ गया यहाँ पर। तऊ के साथ में या सै तऊ, तऊ के साथ में क्या आएगा, पढ़ता बताया हमने, क्रीड़ता हो गया। सबसे पहले तो इनको देख लो आप एक बार। उसके बाद तोम के साथ क्या आता है, जिसके साथ में सी लगा वो आता है। तो रमेश के साथ में क्या हो गया, पढ़ती हो गया। ये तो हमारे मिल गए। सबसे पहले हम इसको देख लें, अहम गच्छामी। आपने अगर ये सब समझ में नहीं आया आपको कि मैंने कैसे मिलाया ये, तो चैनल पर हमने एक वीडियो डाल रखा है कैसे संस्कृत सीखें, उसमें हमने ये सब बता रखा है कि कैसे आपको ऐसे मिलान करना है। देखो कितनी आसानी से हमने इसको मिला दिया। अब बीच वाले हमारे बचते हैं, तो बीच वाले को हम कैसे मिलाएंगे। जैसे आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अहम के साथ में आमी आएगा, रमेश है के साथ में अकेला है, तो जैसे सै के साथ में ती आता है, रमेश के साथ में ती आएगा, पढ़ती आ गया। तो हम के साथ में सी आता है, खादसी हो गया। तऊ के साथ में तह आता है, क्रीड़तय हो गया। तो ये तो हमारे एकदम से मिल गए। अब देखो आप, जैसे यहाँ पर मैंने कहा अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ जाता हूँ, जाने के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विद्यालयम गच्छामी, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या लिख देंगे हम, अहम विद्यालयम गच्छामी। दूसरा क्या है, रमेश है, पढ़ती, रमेश पढ़ता है। पढ़ेंगे किसको हम, किसको पढ़ सकते हैं, पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो रमेश है पुस्तकम पढ़ती। तीसरा क्या है, त्वम खादसी, तुम खाते हो। खाने का क्या है यहाँ पर, भोजन, तो त्वम भोजनम खादसी। तऊ, तऊ के साथ हमने क्या लिखा था, क्रीडता है, तुम दोनों खेलते हो। किसके साथ खेलते हो, पादकंतुगेन, फुटबॉल। देखो कितना आसानी से मिल गया हमारा। कितना अच्छा लगा ये ट्रिक आपको। अगर आपको ऐसे सीखना है तो आप जो संस्कृत कैसे सीखे जो हमने वीडियो डाल रखा है वहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक झटके में सबको मिला दिया। अहम के साथ में गच्छामी मिला दिया हमें, रमेश के साथ में पढ़ती, तोम के साथ में खादसी, तऊ के साथ में क्रीड़ता है। फिर उसको एक एक करके देखेंगे कि अहम गच्छामी कहाँ जा सकते। देखो अब मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लेना है इसका, फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ पूरा एक बार। देखो अब हमने यहाँ पर बताया था कि अहम गच्छामी, तो अहम गच्छामी कहाँ जा सकते हैं हम, अहम विद्यालयम गच्छामी, ठीक है। रमेशः को हमने पढ़ती के साथ मिला था, तो पढ़ेगा क्या, रमेशः पुस्तकम पढ़ती। त्वम, त्वम को हमने किसे, खादसी, खाने का क्या था, भोजन, त्वम भोजनम खादसी। और तऊ के साथ हमने क्या लिखा था, क्रीड़ता है, तो तऊ पादकंदुकेन
क्रीडतः। तो इस तरह से हमारा आसानी हो जाएगा। अगर हमने उस वीडियो को देख रखा है, वो वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो है, अगर 10 मिनट का वीडियो आपने देखा तो इतनी आसानी से आपके 4 नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप उसको मिला सकते हैं। तो अब जिसको बच्चे को उसको आंसर करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर बेटा जिसको ये समझ नहीं आया है कि कैसे मिलाएं, उसको वो वीडियो देखो तो आपको क्लियर समझ में आएगा एकदम से, बिल्कुल जैसे मैंने आपको 1 मिनट से पहले बता दिया, तो ऐसे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे हम, और देखो वही वीडियो अगर हमने देख रखा है, जो मैंने आपको 10 मिनट का वीडियो बताया, तो ये पूरा उसमें से हो जाएगा हमारा। कैसे होगा? गच्छति आ गया, देखो सह के साथ में गस्ती हमने वहाँ बता रखा है, पढ़ती लिखती एक ही होता है ये। तो सह क्या होता है? वह मैंने अकेला। तो यहाँ पर क्या होगा? बालकः विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बालकः विद्यालयम गच्छति, क्योंकि गच्छति जो है एक के साथ आता है। बालकों का मीनिंग क्या होता है? 2 बालक। तो हम बालक का मीनिंग होता है 1 बालक, बालकों का मतलब 2 बालक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन सा करेंगे हम? तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला देखते हैं हम, भोजनम पचंती। पठंती लिखंती हमने वहाँ करवा रखा आपको, वो किसके साथ में आता है? बहुवचन के साथ में। तो यहाँ पर हमारा बालिका मैंने 1 लड़की, बालिका मैंने ज़्यादा लड़कियाँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बालिका। पहले का क्या था? बालकः, दूसरे का क्या हो गया? बालिका। देखो अगर हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो बालिका, बालिके, बालिका, इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। तो वहाँ पर हमारा बालिका होगा, क्योंकि पचंती ज़्यादा में है, गच्छति 1 में है। प्रातः काले विकसंती। देखो कितना आसान प्रश्न है ये, आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है इसका उत्तर, कि प्रातः काले विकसंती मतलब ज़्यादा, विकसंती क्या होगा? पठंती लिखंती मतलब बहुवचन। तो पुष्पम क्या होता है? 1 पुष्प। पुष्पाणी क्या होता है? ज़्यादा पुष्प। तो यहाँ पर पुष्पाणी हो जाएगा। हमारे पैराग्राफ में भी हमने पढ़ा प्रातः काले पुष्पाणी विकसंती, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। तो पुष्पाणी क्या होगा? हमारा बहुवचन। तो यहाँ पर विकसंती, देखो मैंने आपको वही वीडियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, गच्छति पचंती विकसंती की, उस वीडियो से कैसे आपको सारे समझ में आएंगे कि यहाँ पर ये एक वचन लिखना है हमें, या बहुवचन लिखना है, या द्विवचन लिखना है। तो यहाँ पर हमारे प्रथम जो है वो बालकः आंसर है, दूसरे में बालिका, तीसरे में पुष्पाणी। अब चौथा देखते हैं, पाद कंदुकेन क्रीडतः पठतः, यानी कि द्विवचन। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? सह तऊ, तऊ होता है, तो बालकऊ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बालकऊ। बालकऊ कंदुकेन क्रीडतः। तो यहाँ पर सारे आंसर देख लो, और बालकः, बालिका, पुष्पाणी और बालकऊ। तो ये हमारे आंसर हो गए इसके। देखो उसी वीडियो से हम सारा हमारा सोल्व होता हुआ चल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, देखो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं होता अलग से। इसमें अगर हमें जो हमारे उपसर्ग दिए होते हैं उसको में मिलाकर, अगर हमने बीच में ये जैसे प्लस का निशान दे रखा तो सीधा मिलाकर लिख दो उसको, अनुसरती। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर अनुसरती, क्योंकि हमें मिलाना है, तो सीधा हमारा मिल गया, हमारा आंसर हो गया अनुसरती। अगला है, देखो अगर हमें उपसर्ग प्रत्यय से हमने पढ़ा रखे हैं वैसे, तो अगर हम सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय हमें कैसे देखने होते हैं, हम बोलेंगे ना किसी को, तो वो हमें पहले ही हम बोल के देखें अपने आप ही अलग। जैसे प्रभवती लिखा हुआ है, तो इसमें प्र अलग पहले ही बोला जा रहा है, प्र और भवती, और उपसर्ग अलग से सीखने तो आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे उपसर्ग प्रत्यय को आप कैसे पहना, प्र, अनु। और यहाँ पर तो हमारे सिर्फ 2 ही उपसर्ग आ रखे हैं इसमें, तो देखो आप पूरे उसमें सिर्फ 2 ही उपसर्ग है, प्र और अनु। कितना आसान है। ठीक है, तो प्र और भवती। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? मिलाना है, अनुगच्छति मिला दो बस पूरा, कुछ भी नहीं करना हमने इसमें, अलग से छेड़छाड़ नहीं करनी किसी प्रकार की, सीधा लिखने देना है अनुगच्छति। ठीक है, क्या लिख देंगे? अनुगच्छति, कुछ नहीं चेंज बदलना है, अनुगच्छति। ठीक है, इस तरह से मिला देना बस इसको। अगला क्या है? प्रहार। तो प्रहार, प्रहार हो गया अलग, अपने आप ही बोल के देखो अपने आप ही हो जाएगा। उससे अगला क्या है? अनुभवती, सीधा मिला दो इसको, अनुभवती। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना। आप देखो कुछ भी नहीं बदला हमने इसमें, सिर्फ जिसमें नहीं था उसको हमने अलग कर दिया, जिसमें प्लस था उसको हमने जोड़ दिया, और 4 नंबर आपके हो गए। देखो कितना, कुछ भी नहीं बदलेंगे, सीधा इसमें अनुसरती मिला दिया हमने, बीच में से प्लस का निशान हटा देंगे। प्रभवती बोलेंगे ना इसको, हम अपने आप ही पता लगे हमने कि प्र अलग है और भवती अलग है। और ऐसे अनुगच्छति में हमने प्लस का निशान हटा दिया, बीच में योजक चिन्ह हटा दिया, अनुगच्छति बन गया। प्रहार, तो यहाँ पर भी हमें पता लगा प्रहार।
अनुभवती में हमने योजक चिन्ह हटा दिया बीच में से, बस हो गया हमारा काम। 4 नंबर का प्रश्न। अगला तो गिनती है, बहुत आसान सी है ये तो। जैसे हमें पता है 19 क्या होता है हमारा 9 10, 11 को क्या बोलते हैं हम एकादश, 14 को क्या बोलते हैं हम चतुर्दश, 16 को क्या होता है षोडश और 10 को क्या होता है 10। 4 नंबर आपके। कितना आसान, देखो इतना आसान किसी विषय में होता है पेपर जितना संस्कृत आसान है। अगर थोड़ा सा हम उसको समझ लें तो पूरे प्रश्न हमें एकदम से फटाफट मिलते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया 19 9 10, 11 हो गया एकादश, 14 हो गया चतुर्दश, 16 हो गया षोडश और 10 हो गया 10। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप अपने सोल्व करने के लिए पेपर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। ये तो आसानी था, इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, हमें मीनिंग दे रखी है मंजूषा में, उसको हमें देखना है। देखो ऐसे हमें मंजूषा जब दे रखी हो, अगर हमें किसी का नहीं आता तो हम उसको छोड़ सकते हैं एक टाइम के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मुझे मूर्खों के द्वारा नहीं आता, ठीक है, मुझे इसका नहीं पता। मैं आश्चर्य का मुझे पता है। आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य होता है विस्मय। आश्चर्य क्या होता है? विस्मय होना। तालाब का मुझे पता है कि हमने कहानी पढ़ी थी कि एक सर के किनारे, सर है क्या होता है? तालाब। मछुआरे क्या थे? हमने पढ़ा था कि मछुआरे क्या थे? धीव रहा, वो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आए थे। दुष्ट बुद्धि तो आसान सा है, ये दुष्ट बुद्धि मतलब दुर्बुद्धि। ठीक है, तो मूर्खों का मुझे नहीं आता था। वैसे मुझे 4 तो मेरे ठीक हो गए फिर भी, लेकिन मुझे अगर 5 समझने हैं तो एक बच गया मेरे पास में, मूढ़ई। बस हो गया मेरा 5 का आंसर सही। मूर्खों के द्वारा क्या होगा? मूढ़ई, मूर्ख होता है। अगर हमने सब पाठों के शब्दार्थ जो दिए होते हैं अगर हमने वो पढ़े हों तो ये हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा, हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मूर्खों के द्वारा हो गया मूढ़ई, आश्चर्य हो गया विस्मय, तालाब हो गया सरह, मछुआरे हो गए धीव रहा और दुष्ट बुद्धि वाला हो गया दुर्बुद्धि। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने क्वेश्चन पेपर, अगर आपके पास है तो उसको साथ साथ मिला सकते हो। कभी भी आपके पेपर होते हैं क्वेश्चन पेपर को गुम मत किया करो, जिससे कि आपको अगर समझने के लिए आसानी रहे। तो यहाँ पर हमारा अगला है, देखो ये भी हमारा वही जो हमने वीडियो बताया आपको 10 मिनट का, उसमें से पूरा ही है बिल्कुल आसानी से। अगर आपने वो देख ली होगी जिस बच्चे ने, पहले उसको देख के सोल्व करो तो बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। वही रमेश है विद्यालयम, रमेश अकेला है तो क्या हुआ गच्छति। तौ पुस्तकम, वे दोनों पुस्तक को क्या होता है पठ्ठत है, ये तो सीधा ही हमने वहाँ लिख रखा है वीडियो में। बाल कहा पादकंतुकेन, बाल का क्या हो गया ज़्यादा हो गया तो क्रीडंती। युवाम तवम युवाम यूयम, सीधा ही है वहाँ पर, तो उसमें क्या हो गया गच्छता है। ठीक है, जिसमें विसर्ग लगे हैं वो। तो ये हमारे आंसर होंगे, बिल्कुल चुटकियों में सोल्व होंगे आपके। अगर आपने उन वीडियो को एक बार अच्छे से कर लिया, 3 लाइन की वीडियो है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, तो आपको पूरा पेपर ऐसे आप फटाफट करते हुए चलोगे। जैसे हम आपके सामने कहें रमेशः विद्यालयम गच्छति, ठीक है, यहाँ पर ये तौ पुस्तकम पठ्ठतः, बालकः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, युवाम आपणम गच्छतः। तो इस तरह से ये होगा हमारा आंसर। और 3 नंबर हमारे पूरे। आगे पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन ये पैराग्राफ हमारे पाठ में से आता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया पठित अवबोधनम। जो पहला हमारा पैराग्राफ था वो अपठित था, लेकिन ये क्या है हमारा पठित है। तो यहाँ पर किताब हमने पढ़ी, अगर लेसन हमने से पढ़ रखा अच्छे से तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 वर्ष में जिन्होंने जन्म लिया। तस्या पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, पिता का नाम क्या था अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता कौन थी लक्ष्मीबाई थी। ये पुस्तक में हमारी किताब में लेसन है हमारे पंडिता रमाबाई, जो हमने पढ़ा है अच्छे से, तो वहाँ से पूरा दिया हुआ है कि उनका जन्म कब हुआ 1858 में हुआ। उनके पिता का नाम क्या था अनंत शास्त्री डोगरे, माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस समय में, क्योंकि देखो 1858 में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत की जो पढ़ाई थी प्रायः प्रचलितम न आसीत, वो प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे, डोगरे महोदय, इन्होंने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा को त्याग कर स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसलिए स समाजस्य प्रतारणाम, उन्होंने समाज की प्रताड़ना को सहा। देखो कोई भी नई चीज़ होती है तो एक बार लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे आर्यभट्ट जी ने कहा कि पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता, तो लोगों ने कहा मूर्ख हो आप, कि आप देखो सूर्य तो घूम रहा है लेकिन हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं।
लेकिन बाद में जब कई सालों बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया बाद में दूसरों ने, तब हमने उसको आसानी से मान लिया। सूर्य में स्टार्टिंग में तो आर्यभट्ट जी को बहुत विरोध सहन करना पड़ा, उन्होंने सबने उसको मूर्ख मान लिया था कि तो मूर्ख है, इसको ये कह रहा है पृथ्वी घूमती, लेकिन पृथ्वी नहीं घूमती है, जो उन्होंने बहुत समय पहले बता दिया था। लेकिन बाद में आज हम सब मानते हैं कि हाँ उस समय आर्यभट्ट जी ने सब सही कहा था। ऐसे ही यहाँ पर डोगरे महोदय ने समाज की प्रताड़ना को सहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। अनंतरम बाद में रमा भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। रमा ने किससे प्राप्त किया? अपनी माता से। डोगरे ने जो इनके पिता थे, इन्होंने अपनी माता को सिखाया, उनकी माता को, ठीक है। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे ने किसको सिखाया? लक्ष्मीबाई को, अपनी पत्नी को। और लक्ष्मीबाई ने किसको सिखाया? रमा को, ठीक है, अपनी बेटी को। तो स्त्री शिक्षा अक्षेत्र, स्त्री शिक्षा के इसमें अग्रगण्या का मीनिंग क्या हो गया? कौन? रमा भाई। बस किसका जन्म हुआ था 1858 में? पंडिता रमा भाई का। सीधा आंसर हमारे सामने आ गया एकदम से, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। अगला क्या है? तदा तब संस्कृत स्त्रीणाम कृते किम प्रचलितम न आसीत, क्या प्रचलित नहीं था? ये हमने यहाँ पर पढ़ा। स्त्रीणाम कृते क्या? स्त्री शिक्षणम, संस्कृत शिक्षणम। तो यहाँ पर क्या हो गया? संस्कृत शिक्षणम। देखो इन दो में से एक प्रश्न करना है आपको, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ सभी के सभी। अगला है पूरे वाक्य में हमें जवाब देना है, पूर्ण वाक्य। रमाया माता पित्रोह नाम, माता का नाम और पिता का नाम। पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोगरे, और माता लक्ष्मी भाई। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर ये रहा, ठीक है। अनंत शास्त्री डोगरे पिता और माता लक्ष्मी भाई। देखो कितना आसान प्रश्न है। रमा कस्याः, रमा ने कस्या माने किससे, किसके या किससे, किससे, ठीक है, किससे लिख सकते हैं हम, किसके या किससे। किससे संस्कृत शिक्षा मिली इनको? अपनी माता से, तो स्वमातुः। तो यहाँ पर का के स्थान पर रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? अपनी माता से। ये देखो ये हमारा अव्यय आ गया, जैसे हमने पहले कहा था। और मैंने आपको जब पहला प्रश्न हमने किया था, पहले प्रश्न का ही भाग, मैंने उससे मैं आपको बताया था अव्यय क्या क्या होते हैं। मैंने आपको चय अपी भी बोला था, तो सीधा हमें अपी यहाँ पर मिल गया। क्योंकि स है वो अव्यय नहीं हुआ, समाजस्य ये अव्यय नहीं होता। इसको याद करने के लिए आपको अव्यय सारे जो है एक बार देखने पड़ेंगे। अगर आप उसको अगर सीखना चाहते हैं तो एक बार उसके लिए से आपकी वीडियो बना देंगे कौन कौन से हमारे अव्यय हैं। तो उन सभी को 15-20 आप अव्यय को याद करके आपका उन्हीं में से ही आपके ये आंसर होते चलेंगे। और एक प्रश्न देखो 1 नंबर का होता है, ठीक है। और देखो अगला फिर आ गया क्रियापदम, ठीक है। इसमें क्रियापद क्या है? रमा अपि, रमा भी स्वमातुः। देखो अगर अपि जैसे यहाँ पर देखो अपि, अगर अव्यय पद पूछा होता तो हम अपि को टिक मार्क कर देते। संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, तो मैंने आपको पहले जो हमारी क्रिया होती है सबसे अंत में होती है, सबसे पहली बात तो सीधा सा ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? प्राप्तवती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखना जैसे रमा क्या है? वो करता है। स्वमातु भी यहाँ पर हमारी क्रिया नहीं हो सकती अपनी माता को, ठीक है। तो प्राप्तवती यहाँ पर क्या होगी? हमारी क्रिया हो गई। तो सबसे अंत में हमारा क्रिया वाला ट्रिक जो है अगर हमें आता है तो वो यहाँ कर्ता होता है। रमा हमारी कर्ता है और क्रिया हमारी क्या है? प्राप्तवती। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि सहत, असहत, उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। कर्तृपदम, फिर वही आ गया हमारा कर्ता। कर्ता कौन है यहाँ पर? कर्ता क्या होते हैं हमारे? अपि क्या है? अव्यय है। प्रतारणाम प्रताड़ना, ये कर्तव्य कर्ता नहीं हो सकता। स वह, देखो यहाँ पर एतदर्थम पहले आप सोचोगे सर ने बोला था कि सबसे पहले हमारा कर्ता होता है, लेकिन एतदर्थम तो कोई कर्ता नहीं है और ना ही हमारे ऑप्शन में भी नहीं है। तो क्या हुआ? स जो है हमारा कर्ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? स है। कर्तृपद यानी कि कर्ता पद हमारा क्या है? ये है। अगला हमारा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडे सुरतन संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छी बातें। मूढ़ई जो हमने पहले पढ़ा है शब्दार्थों में, मूरख, पाषाण पत्थर, खंडेसु टुकड़ों में, रतन संज्ञा विधीयते, रतन संज्ञा मानते हैं। कि पृथ्वी पर 3 ही रतन है। कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छी बातें। सुभाषित होता है अच्छी बातें। मूढ़ई मूर्ख, पत्थरों के टुकड़ों में ही रतन मानते हैं। यानी कि जैसे हम बाकी जो धन दौलत है उसको हम रतन मानते हैं कि ये हीरा है ये वह, लेकिन वो तो पत्थर के टुकड़े हैं। लेकिन असली रतन क्या है? जल, अन्न और अच्छी बातें। तो
तो यहाँ पर देखेंगे सब पृथ्व्याम त्रीणी, सबसे पहले क्या पृथ्व्याम कति, कति का मीनिंग क्या होता है, कति कितने, ये जो मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको साथ साथ ये लिख लें, अच्छे रहेंगे। कति क्या होता है कितने, कितने रत्न हैं पृथ्वी पर, त्रीणी, सीधा आसान हमारा आंसर होगा कितने हैं, त्रीणी, कितने रत्न हो गए हमारे, त्रीणी। कह कई किसके द्वारा, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ई, क्या आंसर हो गया हमारे यहाँ पर, मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा। पृथिव्याम कानि रत्नानि, पृथ्वी पर कौन कौन से रत्न हैं, जलम, अन्नम और सुभाषितम, यहाँ से लिख लें आप इसको, पृथिव्याम कानि रत्नानि, इसका आंसर क्या है, जलम अन्नम सुभाषितम, ये वाला, जल अन्न और अच्छी बातें। अगला क्या है, मूढ़ई केसु रतन संज्ञा विधीयते, मूर्ख जो है वो किसमें रतन संज्ञा, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते, मूर्ख जो है पाषाण पत्थर के टुकड़ों में रतन संज्ञा देते हैं। मूर्खई, मूर्खई यहाँ पर समानार्थक, समान अर्थ वाला, इसको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं, तो उसका समानार्थक पद यहाँ पर क्या आया, मूर्ख, देखो छात्रई का क्या होता है, छात्र, और मूढ़ई क्या होता है, मूर्ख, तो यहाँ पर हमारा सीधा सा हमें आंसर क्या मिल गया, मूर्ख, यहाँ पर इसका समानार्थक पद क्या है, मूढ़ई, क्योंकि मूढ़ई का अर्थ भी होता है मूर्ख और मूर्खई का अर्थ भी होता है मूर्ख। त्रीणी इति कस्य पदस्य विशेषणम, जो त्रीणी जो तीन है वो किस पद का विशेषण है, यानी किसकी विशेषता बताता है, तीन क्या है, रतन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रत्नानी। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता हो, तो यहाँ पर तीन किसकी विशेषता है, क्या है तीन, वो है रत्न, तो रत्नानी, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। अगला है मूढ़ई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते, इसमें क्रियापद क्या है, क्रियापद हमने आपको पहले ही बताया, सबसे अंत में होता है विधीयते, विधीयते हमारा क्रियापद हो गया। कर्ता कौन है हमारा यहाँ पर, मूढ़ई, अगर कर्ता पूछता हमसे कर्ता कौन हो गया हमारा, मूढ़ई, तो यहाँ पर हमारा क्रिया पूछा है हमसे, तो क्रियापद हमारा क्या हो गया, विधीयते, यहाँ पर ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है हमारा, वही हमारा दे रखा है पाठ के उसमें से, देवेश अध्याय स्वतंत्रता दिवस है, अध्याय क्या होता है, आज, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य है, प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणम, ध्वजारोहण झंडा फहराना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। छात्राश्च, और जो छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, जैसे हमारे विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस पर होता है और दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, तो ऐसे इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। और अंत में क्या होगा, मोदकानी, लड्डू मिलेंगे। डेविड सूचे, सूची जानासी तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजा कीदृश है, हमारा झंडा कैसा है, सूची अस्माकं, हमारे देशस्य ध्वजा, देश का जो झंडा है वो त्रिवर्ण है, तीन रंग का है, तिरंगा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वो तीन रंग का है। सलीम, रुचि, अयम त्रिवर्ण है, खतम कथम, ये तीन रंग का कैसे है, अस्मिन ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, इसमें तीन रंग है इसलिए इसको हम त्रिवर्ण बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, त्रिवर्ण है। किम त्वम एतेषां, क्या तुम इस वर्णानाम नामानि जानासि, वर्णों के नाम को जानते हो, आप सभी जानते हो ना, कौन कौन से होते हैं, अरे केसर वर्ण है, केसरिया, श्वेत है, श्वेत, सफेद, हरित है, हरा, ये तीन रंग हैं। अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में ये तीन वर्ण क्या सूचित करते हैं, देखो क्या सूचित करते हैं, मतलब क्या बताते हैं हमें, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हमने संस्कृत में पढ़ते हैं वो निरर्थक नहीं होती, क्योंकि वो तीन रंग किस लिए बनाए गए हैं, वो तीन रंग हमें क्या दिखाते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं, श्रृणु सुनो, केसर वर्ण जो है वो सूर्य का प्रतीक है, श्वेत जो सफेद है सत्य का प्रतीक है, सच्चाई का, और हरित जो है वो समृद्धि का सूचक है हमें। केसर वर्ण शौर्य का, वीरता का, और सफ़ेद जो है वो सत्य का, सच्चाई का, हरित जो है समृद्धि का, तरक्की का प्रतीक है। और जो बीच में अशोक चक्र है वो हमारा किसका प्रतीक है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, जो अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है, तो जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपना आंसर कि जो हमारे ध्वज में अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है, किसका सूचक है वो, ठीक है। तो अब हम अपने प्रश्न देखते हैं। विद्यालयस्य प्राचार्य किम करिष्यति, विद्यालय के जो प्राचार्य है वो क्या करेंगे, ध्वजारोहण, सबसे पहली लाइन थी हमारी ध्वजारोहण।
अस्माकं ध्वजे कति, इसका मैंने मीनिंग आपको पहले बताया था। कितने कितने वर्ण हैं, त्रिवर्ण है, ठीक है। कितने वर्ण हैं हमारे झंडे में, 3 वर्ण हैं। देशस्य ध्वज त्रिवर्ण है कथम, देश का जो झंडा है वो 3 वर्ण का त्रिवर्ण तिरंगा क्यों है तिरंगा वो, क्योंकि इसमें त्रय वर्णा संति, क्या है, 3 रंग हैं, इसलिए उसको हम तिरंगा बोलते हैं। त्रय वर्णा संति, ये लाइन ऊपर देख सकते हो आप, उसमें त्रय वर्णा संति, 3 रंग हैं, इसलिए इसमें तिरंगा है। त्रय वर्णा कस्य सूचकाः संति, तीनों रंग किस किस के सूचक हैं, वो यहाँ पर हमने इसमें देख लिया आपको। देखो यहाँ पर जैसे ये था, ये रहा लाइन, इसका त्रय वर्ण किसके सूचक हैं, ये पूरी लाइन हमारी ये वाली, कि केसर वर्ण शौर्य का, श्वेत सत्य का, हरित समृद्धि का सूचक है। तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। वीरतायाः अस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, वीरता के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। वीरता का हमने बताया था आपको, देखो सत्य सच्चाई होता है, हरित हरा होता है, तो ये तो अपने आप ही हमें पता होने चाहिए। तो शौर्य क्या हुआ, वीरता सच्चाई, जिसका हमारा जो केसरिया रंग किसका प्रतीक है, शौर्य का, वीरता का प्रतीक है। अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, इसमें 3 वर्ण हैं। क्रियापदम, क्रिया, बस आसान सा, सबसे लास्ट में संति हो गया, संति क्रियापद हमारा है। इतना आसान, देखो कितना 1 नंबर का आपका, कितना आसान क्रियापद देखते ही एकदम से आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्रियापद पूछा तो संति हो गया हमारा। तो यहाँ क्या है, अरे केसर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, अव्यय। सबसे पहले ये देखो पूछ क्या रहा है, हमें अव्यय पूछ रहा है, तो अव्यय तो हमें पता ही है, यहाँ पर च हमारा अव्यय है, वो हमने कई बार पढ़ लिया, अभी भी पेपर में 2-3 बार आ चुका है हमारे अव्यय, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न निर्माण का रेखांकित, ये हर कक्षा में आता है, तो इसके लिए और एक चित्र जो मैंने बोला उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे एक, ठीक है। तो अभी जैसे हम बता देते हैं कि अथ एकदा, एक बार धीव रहा, बहुत सारे मछुआरे वहाँ पर आए, तो ज़्यादा हैं, तो कै कऊ के, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा के। धीवरा के स्थान पर हम के लिख सकते हैं, या खाली आंसर में हम के कर देंगे। सत्येन वाति वायु, सत्येन मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे किम का अगर हमें शब्द रूप याद है, कै कऊ के, कम कौकान, केन का भी हम कई, तो ज़्यादातर तो हमारे वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। सत्येन केन, सत्येन का क्या हुआ, केन, केन, ठीक है। श्रीकंठस्य कस्य, देखो अगर हमें वो याद है तो कस्य, ठीक है। तस्य, वही तस्य का भी वही होगा हमारा कस्य, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर हमारा क्या होगा, केन के कस्य कस्य, श्रीकंठस्य कस्य, तस्य कस्य, सत्येन केन, और धीवराह के। इस तरह से अगर हम किम का शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में याद कर लें, वैसे नपुंसकलिंग में तो याद करने की जरूरत होती भी नहीं है, क्योंकि वो तो पुल्लिंग की तरह ही चलता है, पहली 2 पंक्तियों को छोड़कर, पहले 2 विभक्तियाँ अलग होती हैं, बाकी सब बराबर होता है। तो अगर 2 हमें याद हैं तो प्रश्न निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं, और ये हमारा 6ठी क्लास से लेके पूरी जितनी हमारा संस्कृत की 10वीं 11वीं 12वीं सब में पूछा जाता है। तो एक बार अगर हम इसको समझ लेते हैं तो पूरे उसमें हमें आगे काम आएगा ये। तो इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक अच्छा टॉपिक है, और इसके लिए अलग से बनाएंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगला है हमारा, ये तो कोई भी 2 श्लोक आपको जो पुस्तक में से याद हैं, और जो हमारे पैराग्राफ इसमें जो पेपर है उसमें नहीं आए हैं, जो पेपर में आ रखे हैं वो नहीं लिखने हैं। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि कोई भी आप अपनी पुस्तक से जो भी आसान से श्लोक लगें, आपको 4-5 श्लोक याद कर लें, तो आपको लगता है उनमें से कोई पेपर में आ रखा है, उसको छोड़कर बाकी 2 कोई भी श्लोक यहाँ पर लिख दें, वो आपका 2 नंबर का एक श्लोक होगा। 4 नंबर का होता है ये प्रश्न। तो अब तो ये सोच लें कि हर बार ये प्रश्न आएगा, तो इसलिए ऐसे 2 प्रश्न, कोई 2 श्लोक कोई भी आप याद करके रखें। अगर आपको कोई याद है तो कमेंट सेक्शन में आप एक बताओ कि हाँ मुझे ये याद है, मुझे इतने श्लोक अपनी किताब में से याद हैं। तो धन्यवाद बच्चों, ये पेपर आप अपने फाइनल पेपर से पहले भी ज़रूर देख कर जाएँ, जिससे कि आपका जो है पेपर अच्छे से जाए, और सभी बच्चे संस्कृत का पेपर ध्यान से करें, जिसमें आप 60 में से 60 नंबर आसानी से ले सकते हो। मैंने बताया कि बहुत आसान होता है संस्कृत का पेपर, जैसे हमने अभी किया है। तो छोटी मोटी अगर आपको कोई समस्या है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ पर उसका जवाब मिल जाएगा। और जो मैंने आपको वीडियो बोला है देखने के लिए, वो आपको वीडियो इसके कमेंट सेक्शन में भी हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो, जिससे कि आपका पूरा पेपर एकदम से सोल्व होता चले। धन्यवाद बच्चों, अपनी पढ़ाई करते रहें।